हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे पहला आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू कोवैक्सीन के खिलाफ WHO ने एक मूव लिया है और उस मूव का क्या असर पड़ेगा और क्यों ये एक्शन लेने की बात की जा रही है WHO के द्वारा, पूरी डिटेल जान लेंगे इसको। दूसरा, श्रीलंका में जो इमरजेंसी की हिस्ट्री रही है वो क्या, और अभी जो इमरजेंसी लगाई गई है उसके क्या कारण है वो आपको पता है ही, और पार्लियामेंट का क्या रोल रहता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है वो भी हम जानेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जो अभी करंटली मिनिस्टर नहीं है, पहले मिनिस्टर हुआ करते थे, उन लोगों से कैसे तो बंगलो अलॉट किए जाते हैं और उन लोगों से कैसे बंगलो खाली करवाने का प्रोविज़न किया जाता है, तो वो डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले एक्सप्लेन पेज की बात करेंगे, फिर बाद में बची हुई जो अदर पेजेस की जो न्यूज़ है वो देख लेंगे। फर्स्ट है WHO's मूव ऑन कोवैक्सीन। देखो, सैटरडे की बात है जब WHO ने अपनी तरफ से ये कंफर्म किया है कि भाई कोवैक्सीन जो है वो यूनाइटेड नेशन प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ के थ्रू अब वैक्सीन दूसरे कंट्रीज़ को नहीं बेच सकेगा या नहीं भेज सकेगा। और ये भी रिकमेंड किया है WHO ने कि जिन कंट्रीज़ ने कोवैक्सीन रिसीव किया है वो अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट कोई भी एक्शन ले सकते हैं कोवैक्सीन के ख़िलाफ़। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इसमें या आप देख सकते हो कि कोविड-19 का ये जो वैक्सीन है जिसकी बात कर रहे हैं कोवैक्सीन, ये देखो डेवलप किया गया हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने, और साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये टोटली इंडिजीनस एक वैक्सीन कैंडिडेट जो कि इंडिया में ही डेवलप हुआ। अब बात ऐसी है कि WHO ने ये एक्शन क्यों लिया और वो भी अभी क्यों, ठीक है। देखो, कोवैक्सीन अगर देखिए तो ये पहला भारत में बना हुआ फर्स्ट इंडिजीनस वैक्सीन है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, और WHO ने नवंबर 2021 में ही एमरजेंसी यूसेज लाइसेंस दिया था कि हाँ जी, अब इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंट्रीज़ अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, या इंडिया इनको कहीं सप्लाई करना चाहते हो तो इजीली किया जा सकता है। तो उस टाइम पर WHO ने दे दिया, और WHO का ये मानना है कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो होने ज़रूरी हैं अगर आप कोरोना वायरस के रोकने के लिए, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को रोकने के लिए अगर कोई भी वैक्सीन डेवलप करते हो तो ऐसे में WHO या फिर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो कोवैक्स इनिशिएटिव जो चल रहा है, ठीक है ना, जिसके तहत वैक्सीन सप्लाई इंश्योर की जा रही है जिससे कि वैक्सीन की शॉर्टेज ना आए, राइट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में। तो ऐसे में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन सप्लाई करने के लिए अपना इंक्लूज़न करवा लिया कोवैक्स में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो WHO एजेंसी है उसके थ्रू। फिर आप देखो, जो इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस मिला, इसमें ऐसा था कि WHO ने पहले यहाँ पर जो कोवैक्सीन प्रोड्यूस करने की जो फैसिलिटीज़ है ना इंडिया में, उनको इंस्पेक्ट नहीं किया था, उनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ, और वो इंस्पेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन तो खैर केसेस के मामले में, इंस्पेक्शन है वो मार्च 14 से 22 के बीच में कंडक्ट कराया, और फिर उसके बाद में WHO ने ये कह दिया कि जी हम सस्पेंड करते हैं कोवैक्सीन की सप्लाई को, कि हम अब UN प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ के थ्रू आपका ये वैक्सीन कैंडिडेट नहीं जाने देंगे, और कंट्रीज़ को भी कह दिया कि जिन कंट्रीज़ ने भी ये कोवैक्सीन रिसीव किया है ना, कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर में, वो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लें। अब बात है कि इंस्पेक्शन में क्या ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी वजह से WHO इतना भड़क गया। तो ऐसे में ये है कि सेफ्टी कंसर्न्स का प्रॉपरली जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं था। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अच्छी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, दैट मीन्स प्रॉपर अपग्रेडेड सिस्टम होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली कोवैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए था, पर सिस्टम जो मिला वो क्या था, रीपर्पस्ड। इसका मतलब कि पहले से कोई वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहा था, कोवैक्सीन जहाँ प्रोड्यूस हो रहा था उस जगह पे पहले से कोई वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहा था, और उस वैक्सीन की ही इंस्टॉलेशन को, उसी वैक्सीन को, पुराने वैक्सीन के प्रोडक्शन के इंस्टॉलेशन को ही डाइवर्ट किया गया, और उसी से फिर कोवैक्सीन प्रोड्यूस कर दिए गए। मतलब अलग से कोई सिस्टम नहीं तैयार किया गया कोवैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए, अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार नहीं की गई। तो इस वजह से WHO ने बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एक गुड प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें हमें डेफिशिएंसीज मिली, और कंपनी को इनको एड्रेस करना चाहिए था।
ठीक है। अब अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, कोविड-19 वैक्सीन आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अलग से सेपरेट सिस्टम उनके लिए तैयार करो, जिससे कि ये बीमारी को आप हल्के में ना लेते हुए सही से ट्रीट कर सको। बट हुआ क्या, कोवैक्सीन जहाँ प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ की इंस्पेक्शन ये WHO के द्वारा की गई, वहाँ पर पोलियो वायरस वैक्सीन पहले से प्रोड्यूस हो रहा था। इसके अलावा रेबीज़ का वैक्सीन और जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन, ये वहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन में थे और उसी जगह पे वहाँ पर डाइवर्ट किया गया। और डाइवर्जन का ये रहा कि जो ऑलरेडी अवेलेबल फैसिलिटीज़ थी उन्हीं को यूज़ कर लिया गया कोविड-19 के लिए। इसलिए WHO ने कहा कि भाई यहाँ पर अप्रोप्रिएट अपग्रेडेशन नहीं है कंपनी की फैसिलिटीज़ में, ना मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस फॉलो की गई है। तो ऐसे में हमारी तरफ से तो सस्पेंड करते हैं, हम तो कोविड-19 का इस वैक्सीन कोवैक्सीन को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं सप्लाई होने देंगे। और साथ में कंट्रीज़ को भी ये कह दिया कि जिन्होंने भी ये रिसीव किया है कोवैक्सीन, वो अप्रोप्रिएट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये है मेन मुद्दा। फिर पॉइंट ये आ जाता है कि कंपनी ने अपग्रेड क्यों नहीं किया भाई कोवैक्सीन के लिए। तो जब इंस्पेक्शन के बाद में जब कंपनी के जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग स्पोक्स पर्सन्स हैं, उनसे बातचीत की तो पूछा कि देखो अभी करंट अगर हम कंडीशन देखें तो एक्टिव प्रोडक्शन वो लोग बहुत कम कर रहे हैं हम, कारण कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना हमने प्रोडक्शन करके सप्लाई दे दी और हमारे पास में ऑलरेडी बहुत कुछ स्टॉक में अवेलेबल है। तो केवल उनको वाइल्स में, मतलब छोटी छोटी शीशियाँ आती है ना, उनमें फ़िक्स करने का ही टाइम चाहिए, बाकी हमारे पास में स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास में ऑलरेडी बहुत कुछ स्टॉक में अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये बताई जा रही है कि जी कंप्लीटली हम सिस्टम को बंद करें, क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा था और जिस तरीके से डिमांड का जो प्रेशर बना था हमारे ऊपर कि भाई वैक्सीन अपने को डेवलप करना है और हमने वैक्सीन कैंडिडेट तैयार कर लिया, तो उसके बाद में जो प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन जो हमें स्केल अप करना पड़ा। तो ऐसे में फिर एक तरफ तो हम अगर हमारे सिस्टम में अपग्रेडेशन करते, नए इंस्टॉलेशन करते, नई मशीनें लगाते, बोलो उसमें 15 से 18 महीनों का टाइम लग जाता। तो क्या हमारे पास इतना टाइम था क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में हमें जो सिस्टम अवेलेबल थे उन्हीं सिस्टम्स को यूज़ करते हुए वैक्सीन प्रोड्यूस करना था। ठीक है। तो ऐसे में कोई कहे कि हाँ जी अपग्रेड क्यों नहीं किया, इंस्टॉलेशन नया क्यों नहीं किया, तो पहली चीज़ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता। दूसरी चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट्स के रिक्वायरमेंट थी उन इंस्ट्रूमेंट्स की ऑलरेडी मार्केट में शॉर्टेज थी, तो हम कैसे वो चीज़ें, और उनके लिए हमें फिर वेटिंग लिस्ट में लगना पड़ता, तब तक बहुत डिले हो चुका होता। पर हाँ, वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कोवैक्सीन की अच्छी आ रही है। बस मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीजर है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अच्छी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो फॉलो नहीं होने के चलते WHO ने ये कहा। साथ में अभी आप देखो कोवैक्सीन की बात करें तो एक वैक्सीन को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जब तक बनकर के वैक्सीन वाइल में पैक होता है ना, लगभग 4 महीनों का टाइम लगता है, 120 दिन का टाइम लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम केवल शटडाउन करके अपग्रेड करते तो कितना डिले हो सकता था, ऑलमोस्ट 6 महीने तक का डिले हो सकता था पूरे फंक्शन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की बन पाता। तो बोले इस परिस्थिति में हमने रिस्क को देखा और उसी के हिसाब से फिर मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास में फैसिलिटी थी उसी को हमने रीपर्पस करते हुए कोवैक्सीन प्रोड्यूस कर दिया। फिर बोला कि क्या कंपनी अभी शटडाउन करेगी और अपग्रेड करेगी फैसिलिटीज़ को, तो आंसर है बिल्कुल यस। हमको अभी हमारे पास में इतना लोड है नहीं, तो इस केस में हम जो है हमारी फैसिलिटीज़ को अब अपग्रेड ही करेंगे। अब जैसे यहाँ पर बताई जा रही है कि कंपनी ने 2 फैसिलिटीज़ तो अंकलेश्वर गुजरात में बंद कर दी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अब पहले प्रोडक्शन हो रहा था, डिमांड थी बहुत ज़्यादा, अभी एक बार उनको बंद कर दिया। इसी तरीके से इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, उसने भी अपनी तरफ से 1 फैसिलिटी बंद कर दी। इसके आगे हैदराबाद में भी केवल 1 फैसिलिटी ऑन रखी है, बाकी सारी यूनिट्स हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करने की वो बंद कर दी, कारण कि अभी इतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं, तो हमने उसको होल्ड पे रखा है और बोला हमारे पास में इतने वैक्सीन्स का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है कि 30 से 40 दिन के टाइम के अंदर अंदर हम एकदम से सप्लाई को पूरा फुलफिल कर सकते हैं आराम से, जो डिमांड होगी उसको। ठीक है। तो ऐसे में ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या दूसरे कोई कंट्रीज़ कोवैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली भारत बायोटेक के खिलाफ में, या फिर जो इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, ICMR की हम बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ में कोई एक्शन या कुछ होगा? तो सवाल यह है कि देखो डिलीवरी जो हमें करनी थी वो हमने डिलीवरी कर दी, इंटरनेशनल जो भी डिलीवरी हमें करनी थी,
क्योंकि अभी फ़िलहाल डिमांड बहुत कम है, तो इस केस में हमारा प्रोडक्शन भी कम है, और वहाँ पर अगर डिलीवरी हमारी ड्यू रहती तो एक्शन लेने का कोई स्कोप रहता। डिलीवरी हमारा एकदम एक्यूरेट टाइम पे थी। बस यही चीज़ मेन बताई जा रही है, ठीक है। और आपको पता ही है यूएन एजेंसी, दैट मीन्स डब्ल्यूएचओ के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा हो गावी और कोवैक्स फैसिलिटी, जिसके तहत इंटरनेशनली वैक्सीन सप्लाई करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, ठीक है ना। तो जिसके तहत अभी क्या है, डब्ल्यूएचओ ने अपनी तरफ से तो अनाउंस कर दिया कि जी अप्रोप्रिएट कोई एक्शन लेना चाहे तो ले लो, पर ऐसा एक्शन क्या होता है क्या नहीं वो आगे बताया जाएगा। बाकी डब्ल्यूएचओ ने अपनी तरफ से ये अनाउंस कर दिया कि जी अब से हम जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कोवैक्सीन की सप्लाई है उसको एक बार होल्ड पर रखेंगे। अब देखो बात ऐसी है, अपग्रेड होने के बाद में डब्ल्यूएचओ की फिर से इंस्पेक्शन की टीम आएगी, फिर उसके बाद में आगे जो भी कंडीशंस निकल के आती है वो होगा। तो फिलहाल जो स्टेटस है वो हमने देख लिया। ये जो गावी, कोवैक्स, ये प्रोग्राम्स के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ लेना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं भाई। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इनकी डिटेल आप ज़रूर लिया करो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका में इमरजेंसी की क्या हिस्ट्री रही है, अभी क्या स्टेटस है। देखो 1 अप्रैल की बात है जब हज़ारों लोग रोड पे उतर गए और प्रेसिडेंट जहाँ पे रहते हैं उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। तो इस परिस्थिति में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल 2022 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो ऐसे में ये कोई पहली बार भी नहीं है। राजपक्षे ने अपने ही टेन्योर में अगस्त 30, 2021 को भी इसी तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जब वहाँ पर महंगाई बढ़ रही थी और उस महंगाई को रोकने के लिए कि कहीं कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई माल जो है उसको ब्लैक मार्केट करने के लिए स्टोर तो नहीं कर रहा है पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में, तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर इमरजेंसी लगी थी। तो देखो बात ऐसी है, श्रीलंका में लंबी हिस्ट्री रही है इमरजेंसी की। गोटाबाया राजपक्षे से पहले जो प्रेसिडेंट थे मिरथिलापाला श्रीसेना, उन्होंने भी इमरजेंसी लगाई थी जब ईस्टर अटैक हुआ था ना श्रीलंका में। फिर उसके बाद में एंटी मुस्लिम वायलेंस आउटब्रेक हो गए थे श्रीलंका में 2018 में, तब भी इमरजेंसी लगाई गई थी कि भाई ज़्यादा कोई जान माल की नुकसान ना हो जाए। इससे पहले जो सिविल वॉर चल रहा था, जो तमिल राइट्स थे, लिट्टे जिस तरीके से डिमांड कर रहे थे, ठीक है, कि भाई जो तमिल्स हैं उनको रिकग्निशन प्रॉपर मिलना चाहिए, तो उस टाइम पर आप देखो लगभग 27 साल की इमरजेंसी लगी थी। जुलाई 1983 से लेकर के 2001 तक का टाइम पूरा, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर कोई पीरियड हो तो हल्का फुल्का ब्रेक लगा होगा। बाकी जुलाई 1983 से लेकर के अगस्त 2011 तक ज़बरदस्त टेंशन्स रही थी सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंटरनली श्रीलंका में। बस 1989 से 2001 ये लगभग 12 साल का टाइम कुछ ऐसा था जिसमें ज़्यादा कुछ इतना एक कहते हैं ना कि सीरियस वाले आउटब्रेक्स नहीं हुए, बट ये पूरे 27 साल का जो टाइम था ये लगभग इमरजेंसी में ही निकला है। शुरुआत कब होती है इमरजेंसी की? सबसे पहले इमरजेंसी श्रीलंका में इम्पोज होती है 1958 में, जब सिन्हाला लैंग्वेज को इकलौती लैंग्वेज के तौर पे इम्पोज कर दिया गया था कि भाई पूरे देश के लिए अगर राष्ट्रीय भाषा होगी तो वो सिन्हाला ही होगी। अब सवाल क्या है कि वहाँ पर सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर कोई है तो वो तमिल्स हैं, और तमिल्स की ये डिमांड रहती है कि भाई हमारे रीजन में आप सिन्हाला क्यों प्रमोट कर रहे हो या हमारे ऊपर इम्पोज क्यों कर रहे हो, हमें तमिल लैंग्वेज को हमारी को रिकग्निशन मिलना चाहिए। फिर आप देखो वहाँ पर लेफ्ट विंग ग्रुप बनता है जिसका नाम था जनता विमुक्ति पेरामुना। इन्होंने अपनी तरफ से वायलेंट आउटब्रेक किया था कि भाई कैसे भी करके हमें सिन्हाला को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये फर्स्ट टाइम आउटब्रेक था श्रीलंका में 1958 में ही, जब इमरजेंसी वहाँ पर लगा दी। फिर 1971 में भी एक और इमरजेंसी लगती है, 1958 में हो गई इमरजेंसी। फिर आप देख लो वहाँ पर कि 1971 में लेफ्ट विंग जनता विमुक्ति, ये जो हमने देखा अभी पेरामुना, इसने भी अपनी तरफ से इंसरेक्शन किया, मतलब अपनी तरह से इमरजेंसी दिखाई। उसके बाद में भी वहाँ पर इस तरीके की टेंशन्स क्रिएट हुई। प्रोसेस क्या होता है, देखो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 155 है, वो सीधा सा प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, वो प्रोक्लेमेशन कर सकता है इमरजेंसी की। 1947 में श्रीलंका में एक पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके तहत कुछ गाइडलाइंस इशू की जाती है, और वो गाइडलाइंस के बेसिस पे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, और उन गाइडलाइंस को फिर सबको फॉलो करना होता है।
ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ पर भी 2 साल की मतलब आपको पता है 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, लगभग 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर तक वो इमरजेंसी लगातार रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो आर्टिकल है 155 या जो ये PSO है, दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस है, ठीक है, इसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर पब्लिक इंटरेस्ट कहीं हार्म में आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कहीं अंडर थ्रेट है, तो उसके देखते हुए वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और ये जो पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस होता है ना, PSO, ये प्रेसिडेंट को इमरजेंसी रेगुलेशंस फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए भी गाइड करता है। मतलब ये कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटीज़ आप अलाउ करोगे, कौन सी एक्टिविटीज़ आप अलाउ नहीं करोगे। तो इसमें क्या है, डिटेंशन, किसी को अगर जेल में रखना हो तो, या फिर आप देखो कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज़ करना हो, या फिर किसी की ऑथराइजेशन इस तरीके से कि हाँ जी कोई एक्शन इस तरीके से हो रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो, उन चीज़ों को देखते हुए वही हमारे से सिचुएशन है, इनको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन कर दिया जाता है। साथ में आप वहाँ पर देख सकते हो द इमरजेंसी मिसलेनियस प्रोविजंस एंड पावर रेगुलेशन एक्ट। वैसे श्रीलंका के लॉज है, इतनी ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, बस ज़्यादा हमें इतना ही पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली इमरजेंसी श्रीलंका में ही लगी है ज़्यादा। ठीक है ना। उसके अलावा 2005 में फॉरेन मिनिस्टर लक्ष्मण कादिरगामर, उनका असैसिनेशन हुआ था। तो उस टाइम पर भी मतलब एक तरीके से आप देख लो कि टेररिज्म की डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉड किया गया था, और श्रीलंका में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म टेम्परेरी प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1979 अवेलेबल है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो तामिल लिट्टेज ने जो अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी थी ना, ठीक है, लिट्टे तो चलो बाद में आया, पर जो तामिल्स ने अपनी इंसर्जेंसी दिखाई थी, भाई कैसे भी करके हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, और उन्होंने हथियारबंद विरोध किया था, तो उसको वो टेररिज्म बोलते थे। और उसी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म टेम्परेरी प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1979 लाया गया था। और उसको अभी तक भी, नाम क्या है टेम्परेरी, पर अभी तक भी उस एक्ट में माइन्यूट से कोई चेंज हुए हो तो हुए हों, पर अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। इवन इस एक्ट के चलते इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है श्रीलंका को कि श्रीलंका में जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चलते रहते हैं, लोगों को बोला वहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट्स भी प्रॉपर अवेल नहीं किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोविजंस हैं श्रीलंका में इमरजेंसी में। इसके अलावा वहाँ की पार्लियामेंट का रोल, बोलने को तो ये बोला जाता है कि एक बार अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी और उससे संबंधित रेगुलेशन बना दी है प्रेसिडेंट ने, तो उन रेगुलेशंस को अप्रूवल लेने की ज़रूरत है पार्लियामेंट से। अगर एक बार रेगुलेशन डिक्लेयर कर दिए तो वो 1 महीने तक मैक्सिमम चलेंगे, और अगर उसको कंटिन्यू कराने हैं उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को, तो पार्लियामेंट में हर 14 दिन से उन रेगुलेशंस को अप्रूव कराना पड़ेगा। इस तरीके की वहाँ पर बातें लिखी हुई है। पर सवाल ये है कि ये प्रैक्टिसेस फॉलो ही नहीं की जाती है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ही इमरजेंसी के रूल रेगुलेशन फाइनलाइज कर देते हैं और प्रोक्लेम कर देते हैं हाँ जी इमरजेंसी लग गई है। तो यहाँ पर ये है कि पार्लियामेंट का तो कोई रोल आता ही नहीं है, जबकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में मेन तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो राइट टू बी हर्ड एट फेयर ट्रायल बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि अगर किसी को जेल में ले जाया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसको एक कोर्ट के सामने ले जा करके और उसको अपनी गलती या अपनी निर्दोषी होने का जो एक एविडेंस है या फिर निर्दोष होने का जो साबित करने का मौका है वो मिलता है। एक ये है कि उनको फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस, दैट मीन्स अपनी बात को रखने का अधिकार वहाँ पर है इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे भी। और साथ में टॉर्चर नहीं किया जाएगा जिनको भी जेल में डाला जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो प्रोविज़न्स हैं हमारे यहाँ पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनसे आप मैच करो तो आपको फील होगा जैसे कि राइट टू लाइफ है, ठीक है, तो टॉर्चर वाला जो वर्ड है वो राइट टू लाइफ से कनेक्ट आप कर सकते हो। और इसके अलावा आर्टिकल 20 प्रिवेंशन अगेंस्ट डिटेंशन है ना, तो उस केस में आप देख सकते हो डिटेंशन तो यहाँ पर भी होगी, पर वही चीज़ है कि आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप खुद से अपनी निर्दोषपने को साबित कर सको। तो आपके लिए टास्क क्या है कि इंडिया में जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी तो देखो हमारे आर्टिकल 352 पे लगती है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट
रूल जिसको हम बोलते हैं इसको, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, वो स्टेट्स में लगाई जाती है आर्टिकल 356 के तहत, और आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है हमारे यहाँ पर फाइनेंस इमरजेंसी। तो आर्टिकल 356 तो देखो बहुत यूज़ होता है। आर्टिकल 352 हमारे अभी तक एक बार यूज़ हुआ है अगर हम इंटरनली देखा जाए। बाकी तो वैसे तो इमरजेंसी लगानी पड़ती है, जैसे मान लो पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, चाइना के साथ लड़ाई हुई है, तो उस टाइम पर तो हमें मजबूरन लगानी पड़ती है। पर जो इमरजेंसी की ज़्यादा बात होती है वो होती है 1975 में, बोला केवल और केवल इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लेकर के हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को फिर बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन बोल दिया था कि आर्म्ड रिबेलियन होगा तो ही इमरजेंसी लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको इमरजेंसी वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना है, लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं, बस आगे चलते हैं। इंडिया की इमरजेंसी के बारे में देख लेना आप तो एक बार ढंग से। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, यूनियन मिनिस्टर्स को जो बंगलोज मिलते हैं वो प्रोसेस क्या होता है, और जब उनका टेन्योर यूनियन मिनिस्टर की तरह ख़त्म हो जाता है तो उनसे खाली कैसे करवाया जाता है बंगलो, वो देखते हैं। देखो ये सारा जो काम है ना, बंगलो अलोकेट करना, खाली करवाना, ये अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट वो देखते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट होता है, वो अपने हिसाब से एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यूनियन मिनिस्टर्स को अलोकेट भी करते हैं बंगलोज और वहाँ से खाली भी करवाते हैं। तो अभी रिसेंट तो क्या हुआ है कि एमपी चिराग पासवान, उनसे खाली करवाया गया है जो बंगलो दिया हुआ था वो, क्योंकि चिराग पासवान को कोई पोस्ट तो मिली हुई है नहीं अभी। उनके पिताजी रामविलास पासवान, उनको पोस्ट मिली हुई थी, ठीक है, मिनिस्टर के तौर पे वो थे, तो उस टाइम पर उनको बंगलो मिला था और उसी में चिराग पासवान कंटिन्यू कर रहे थे तो उनसे खाली करवाया। ऐसे रामशंकर कथारिया, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन सब से खाली कराया गया है, ठीक है। और अलॉट किया गया है बंगलो किसको, जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी करंटली कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जो पहले मिनिस्टर्स रहे हैं वो जल्दी से खाली नहीं करके जाते, भाई इतनी फैसिलिटी मिलती है। आप देखो बंगलोज में 7-7 तो रूम्स होते हैं, बड़े सारी फैसिलिटी होती है सारी, इन चीज़ों को फिर कौन छोड़ के जाए, और जो छोड़ के वो जाते नहीं है तो फिर बाद में नोटिस डिक्लेयर होता है, और नोटिस डिक्लेयर होने के बाद में भाई जाओ अपने अपने घर पे अपना अपना घर ढूंढो। जब तक आप सर्विस में थे, जब तक आप मिनिस्टर की पोस्ट पे थे तब तक ठीक है, अब आपकी सर्विस खत्म होगी तो आप जाओ, ठीक है। तो ऐसे में ये जो डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पे जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्टिकुलरली, उनके लिए बंगलोज को अलोकेट करने के लिए आप कह सकते हो कि इनके पास में एक एक्ट अवेलेबल है, दैट इज़ द जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का प्रोविज़न रखा जाता है, जिसमें एक तो दिल्ली हो गया, और दिल्ली के अलावा 39 दूसरी और लोकेशंस हैं दिल्ली के बाहर, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनको एलिजिबल कंसिडर किया जाता है कि वो इस एक्ट के अंडर में अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हमें बंगलो अलोकेट किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में जो यूनियन मिनिस्टर्स को जो बंगलो मिलते हैं ना, वो मिलते हैं 8th बंगलो, जिसमें 7 रूम्स होते हैं, ठीक है, और साथ में क्वार्टर्स भी होते हैं डोमेस्टिक हेल्प के लिए। और आप देख सकते हो जो सर्विंग मिनिस्टर होते हैं या फिर कुछ टाइम राज्यसभा के जो एमपीज़ होते हैं उनको भी ये अलोकेट किए जाते हैं। अब सर्विंग मिनिस्टर है तो उनको मिल जाएगा, नहीं है तो फिर खाली करो। एविक्शन के लिए देखो अलोकेशन का तो कानून है सीधा, ये रहा। अब बात आती है खाली कराने के लिए, तो खाली कराने के लिए भी एक सेपरेट कानून है जिसका नाम है पब्लिक प्रीमाइज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट। मतलब ये कि टेन्योर खत्म होते हैं अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हो जाएंगे वो, कि भाई आप इलीगली यहाँ पर रह रहे हो, तो जैसे ही उनकी वो फुलफिल करने वाली जो कंडीशंस थी अलॉटमेंट के टाइम पे वो जैसे ही ख़त्म होती हैं तो अब आप जाओ, उनको नोटिस भेज दिया जाता है, और नोटिस भेजने के बाद में उनको खाली कर देना होता है, ठीक है। 30 दिन का टाइम उनको मिलता है। फिर अगर उनके पास में कोई है एविडेंस ऐसा कि जी अभी हमारे पास में कुछ ना कुछ प्रोविज़न है जिसके बेसिस पे हम रुक सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी काम हम लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रहने देना चाहिए, तो फिर उनको एक मौका मिल जाता है, ठीक है। और वो केस कौन सुनेगा, अपील को, जैसे नोटिस पहुंच गया, ठीक है, जो पहले ही यूनियन मिनिस्टर थे अब यूनियन मिनिस्टर है नहीं,
तो अब उनके पास में क्या जाएगा, नोटिस जाएगा। नोटिस जाएगा तो फिर बाद में वो अपील कर सकते हैं इसके सामने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एस्टेट इंक्वायरी। फिर उस अपील में अगर बातचीत की जाए, और अपील भी कितने दिनों में, नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है। और एक बार अपील खारिज हो गई कि भाई अब तो या तो ये डेप्यूटी डायरेक्टर जो हैं एस्टेट इंक्वायरी के, ये अगर या तो ये बोल देंगे कि जी खाली करने की नौबत नहीं है, और अगर खाली करने की नौबत है तो फिर बाद में आपको पता ही है जितना उस नोटिस में टाइम पीरियड लिखा हुआ है उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको खाली करके जाना होता है। तो ऐसी बात है कि शो कॉज नोटिस भी भेजे जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट के द्वारा कि भाई हमें बताओ आप क्यों रुक रहे हो। ठीक है, अगर आपका कोई एविडेंस या जो पॉइंट है आपका एकदम सही है, रिकॉग्नाइज होने वाली बात है तो ठीक है, नहीं तो फिर खाली करो। ऐसा प्रियंका गांधी के साथ भी हो रखा है, अधीर रंजन चौधरी के साथ भी हो रखा है, अंबिका सोनी इनके साथ में, और शरद यादव, ये कुछ लीडर्स हैं जिनको उनके बंगलोज से निकाला गया, या फिर कह सकते हो सरकारी बंगलोज को वैकेंट कराया गया क्योंकि इनका टेन्योर यूनियन मिनिस्टर के तौर पे ख़त्म हो चुका था। तो ये 2-3 एक्ट्स थे जो हमने देखे, थोड़ा सा बस प्रोसेस हमें पता होना ज़रूरी था, वो देख लिया हमने। अब हम आ गए हैं फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे देखो एक तो न्यूज़ है ये HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, ये दो अलग अलग सेपरेट कंपनीज थी, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देखो इसमें 45 साल का जो टेन्योर है जिसमें 9 मिलियन से भी ज़्यादा होम लोन HDFC ने दिए हैं, अब अल्टीमेटली जा कर के वो मिक्स कर दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो दोनों कंपनीज जब साथ में आकर के काम करेगी, आपने देखो ये लोगो देखा होगा, एक तो ये रेड वाला HDFC वाला और एक ये HDFC बैंक का। अब इन दोनों के मर्जर से क्या होगा कि इनके पास में जो जितना लेन देन होता है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब इनकी जो बैलेंस शीट है ना वो बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा बैलेंस शीट बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स को ये डील भी कर पाएंगे, और उतना ही कम चांस हो जाता है कि जल्दी से फेलियर का कोई स्कोप बने। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे SBI और उसके एसोसिएट बैंक्स को मर्ज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो चीज़ जहाँ एक पॉइंट बनती थी कि एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा बैलेंस शीट को, और एक कल को ना कोई रिस्क अगर आती है तो झेलने में कोई इशू नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कदम बताया जा रहा है। ठीक है, IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई टाइम है बहुत कम, 2025 से पहले पहले जो कुछ करना है कर लो, नहीं तो फिर बाद में आपका जो टारगेट है, वैसे तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि प्री इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पे जो टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में 21st सेंचुरी जब एंड हो तब तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो, और एफर्ट्स ये किए जाएंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए। तो IPCC की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें सीधा कह दिया गया है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर को कम रखना चाहते हो तो भाई आपको 2025 से पहले पहले जो एक्शन ले लेने हैं ले लो। 2025 के बाद में कार्बन एमिशंस मत बढ़ाना। अगर 2025 आपका निकल गया तो उसके बाद में भूल ही जाओ कि आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को तो कभी अचीव कर भी पाओगे। फिर बात आती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बोले ये भी अपने आप में कोई अच्छा इतना आसान काम नहीं रहने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, एक तो IPCC के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेनी है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब इस रिपोर्ट को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। ये पॉइंट तो हमारा हो ही गया कि 2025 में पीक अचीव हो जाए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, तो बोला हम कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट अचीव कर पाएंगे। कि 2025 से बाद में फिर आप देखो कि हाँ एमिशन बढ़ाए जा रहे हो ना, जितना करना उतना 2025 तक कर लो, या फिर 2025 तक पहुँचते पहुँचते कंट्रोल में ले आओ, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा अभी तक देखें तो भाई ज़रूरत ऐसी है कि ग्लोबली जितना भी एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका 43% तक रिड्यूस करना होगा करंट लेवल के कंपैरिजन में 2030 आते आते, तब जाकर के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। मतलब अभी जो एमिशन का लेवल है ना उसको हमें 43% तक ख़त्म करना होगा, रिड्यूस करना होगा। अब आप देख लो कि 43% से रिड्यूस करना अपने आप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और वो भी कितना, आज 2022 चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ 8 साल का टाइम है आपके पास में, तब जाकर के प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ना राइज हो, वो टारगेट हमारा अचीव हो पाएगा। और IPCC ने पॉइंट आउट भी किया है
कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बहुत कोशिशें भी की जा रही हैं सरकारों के द्वारा, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर कोई और तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट करना चाहें, पर जितनी विल होनी चाहिए, जितना एक जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ऐसे में जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है वो तो दूर की बात है, आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है ना, वो अचीव करना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार हो सकता है। तो ऐसे में हमें एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, क्लाइमेट चेंज को अगर हमें कंट्रोल करना है तो। आईपीसीसी ने यहाँ तक बोला है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन को और ज़्यादा अप्रोच करें और ज़्यादा रिड्यूस करें कार्बन एमिशन को, तो 1 टन के लिए $100 तक खर्च हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं। और धीरे धीरे जब हम और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर के आएंगे, तो जहाँ तक है कार्बन डाइऑक्साइड का 1 टन एमिशन रिड्यूस करने के लिए सिर्फ $20 तक का खर्चा आएगा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में देखो क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, उसके हिसाब से हमें हमारे सिस्टम को चलाना होगा। एक होता है क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, तो उसके लिए देखो सीधी सी बात है, एमिशंस को रिड्यूस करने के अलावा कोई दूसरा बढ़िया ऑप्शन है नहीं। इसके लिए सरकारों ने जो एफर्ट्स किए हैं वो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती दरों पर प्रोवाइड करना, सस्ती रेट्स पर अवेल कराना। जैसे कि सोलर एनर्जी जब लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पर जितनी कॉस्टिंग आया करती थी ना सोलर एनर्जी की, उसमें 85% तक कंट्रोल किया गया है, प्राइस रिड्यूस हुई है। विंड में भी आप देख सकते हो 55% तक प्राइस है वो रिड्यूस हुई है। लिथियम आयन बैटरीज हैं वो 85% तक उसकी कॉस्टिंग रिड्यूस हुई है। सिमिलरली डिप्लॉयमेंट की बात करें कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो सोलर एनर्जी में 2010 से 2019 के बीच में 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 100 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकारें मिलके काम नहीं करें ऐसा तो नहीं है, पर जिस पेस के साथ कम करना है वो पेस के साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाएंगे तभी काम अच्छे से होगा। इसके आगे इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट का एक और आर्टिकल है, उसको हम वहाँ से इंटीग्रेट करते हैं। इस रिपोर्ट में एक ये पॉइंट भी बताया गया है कि हम बिल्कुल भी इस बात पर नहीं है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो हमारा टारगेट है वो अचीव भी कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कमियां नहीं बताई है, सबसे मेन बात है कमियां नहीं बताई है, रास्ते बताए हैं। जैसे कि हमें रैपिड एक्सेलरेशन जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको रोकने के लिए 2030 से पहले ढंग के एक्शंस ले लेने चाहिए। विंडो हमारे पास में सिर्फ 8 साल का रह गया है, नहीं तो फिर बाद में जो बढ़ रहा है ना, इतना बुरा तरीके से बढ़ेगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं। इसके आगे सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात की है। मतलब ये कि देखो शहरों में लोग ज़्यादा आकर के सेटल हो रहे हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन ना जाए और उनका रहने का जो तरीका है वो ऐसा हो जो कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स रिड्यूस करके रखे, एमिशंस रिड्यूस करें। ऐसी लाइफस्टाइल प्रमोट करने की ज़रूरत है। साथ में क्लाइमेट एक्शन जितना पॉसिबल हो सके उतना करें, रिडक्शन किया जाए। जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड डिपेंडेंसी हमारी, उसको रिड्यूस किया जाए। इसके आगे अगर हम देखें तो अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे सिटीज़ में पाथवेज बनाओ, लोगों को साइकिलिंग की तरफ ज़्यादा मूव करो, छोटी जो डिस्टेंस हैं उनको आप पैदल ट्रैवल करके कंप्लीट करो। ठीक है, एक होती है कि आप गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाओ, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स किए जाएँ। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी जैसे न्यूट्रिएंट और डाइटरी चॉइस जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए, खाना इस तरीके खाओ जिसमें कि आप प्लांट बेस्ड डाइट पे ज़्यादा रिलाई करो। क्योंकि सीधी सी बात है, प्लांट बेस्ड क्या होगा, प्लांट बेस्ड में एग्रीकल्चर या फिर जो भी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो कार्बन इनटेक तो लेगा ही ना। अब वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मेथड्स में ग्रीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, जिसमें क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेस्ट डेवलप करो, तो ऐसे में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यूज़ हो सकता है ऑप्शन, पर वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। कहीं पता पड़े कि हम एग्रीकल्चर को इतना प्रमोट कर चुके हैं कि पानी की प्रॉब्लम होने लग गई, सॉइल इनफर्टाइल हो गई, तो प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। एक तो ये पॉइंट बता रहे हैं। इसके आगे आप देखो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में साइकिल, वॉकिंग, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल की चॉइस इस तरीके की होनी चाहिए
कि वो कम से कम रिड्यूस करे, पर वही चीज़ है सिटीज़ इस तरीके की होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई रोड के पास में पैदल चलने वाला आदमी रिस्क फ्री फील करे और इजीली पैदल जा सके। और हमें अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, ऑगमेंटेड वर्चुअलिटी की, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमें हमारे टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। बाकी देखो ये एक्सप्लेन पेज पे थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा तो हम और समझ पाएंगे। फिलहाल जो मोटी मोटी चीज़ थी वो देख ली हमने। आईपीसीसी की जो फाइनल रिपोर्ट आने वाली थी वो इसमें मिटिगेशन के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हमें स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो उसी की ये इमेजेस हैं। तो इसमें देखो गणगौर में जो पूजा की जाती है वो लॉर्ड शिवा की वाइफ, राइट, गौरी मतलब पार्वती, गॉडेस पार्वती की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। इसमें एक तो क्या है, ये अभी चैत्र महीना स्टार्ट हो गया। चैत्र महीने में क्या होता है, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, फसल की कटाई शुरू हो जाती है। तो एक तो ये होता है गणगौर फेस्टिवल का मतलब मेन एस्पेक्ट कि भाई कैसे भी करके बढ़िया से बढ़िया फसल की उपज निकल के आए। और दूसरा मैरिटल हैरेमनी, दैट मीन्स शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी बीते हस्बैंड वाइफ की, उसके लिए भी इस त्यौहार पे बहुत कुछ ऑब्जर्वेंस में आता है। तो गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में बहुत फेमस है और ये जयपुर का सीन है यहाँ पे, ओके। त्रिपोलिया गेट, आगे चलते हैं, चौड़ा रास्ता। इकोनॉमी पेज पे देखो न्यूज़ तो वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये एक है कि अभी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज़ का यूज़ होते हुए पकड़ा है ड्रग स्मगलिंग में। तो ये अपने आप में पहले भी डर था कि भाई इनको अगर वैलिड कर दिया जाएगा ना तो रेगुलेटर कौन है, कौन इनको कंट्रोल करता है, कुछ पता नहीं है और इनका मिसयूज़ हो सकता है। तो वही चीज़ अभी देखने को मिली है। लगभग 2.25 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हुए मिले हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के, जिनसे कि ड्रग सप्लाई हो रही थी। तो देखो वैसे तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने की बात की है, और एक गवर्नमेंट जो है वो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन उस पर भी काम कर रही है। क्योंकि आज आपको पता है कि कितने ज़्यादा ये इस तरीके से प्रोडक्शंस हो रहे हैं नई चीज़ों के। पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है मेन तो कि नई टेक्नोलॉजीज़ के चलते गवर्नमेंट को खुद को अपग्रेड करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी है, ब्लॉकचेन, ड्रोन, वेब 3.0 और ये मेटावर्स का 3.0, बोले ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अभी तो पता नहीं कितने टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस आएंगे, तो उनके लिए प्रॉपर प्लान करना ज़रूरी है। उसके लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। अभी कल परसों न्यूज़ भी थी जिसमें गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को भी एसेट के तौर पे कंसिडर करने की बात कर रही है, जिसमें अगर कोई भी लेन देन करता है और नुकसान हो जाता है उस लेन देन में क्रिप्टो करेंसी में, तो बोलो उसका वो खुद का जिम्मेदार है। और दूसरा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जल्दी से जल्दी उस पर टैक्स इम्पोज किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये जो एक डर था कि भाई स्मगलिंग में यूज़ हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का, वो केस अब आने लग गए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा तो और कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। स्विगी, जोमेटो, इनको देखो अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये देखते हुए कि भाई ये प्लेटफॉर्म्स क्या न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि भाई जो इनको ज़्यादा पैसा देता है उस रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाते हैं, या फिर नॉर्मली अपने आप ही इनकी एल्गोरिदम सेटल होती रहती है जो फ्रीली अपने, ऐसा नहीं कि हाँ जो ज़्यादा पैसा दे उसके हिसाब से ज़्यादा हो, पार्शियलिटी नहीं दिखाए, इन शॉर्ट ये बात है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बार रिवाइज़ कर लेना। बाकी तो देखो इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं जिसे हमें डिटेल में देखना हो। तो डिस्कशन में जो भी इम्पोर्टेंट थी चीज़ें वो ख़त्म है यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।